अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज हमने बात करनी है जेल भरो तहरीक का दूसरा दिन है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी समाअत जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, कब होंगे इलेक्शन, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी फाजिल बेंच बैठा और हैरानकुन तौर पर बेंच के 2 अरकान और बार काउंसिल्स की तरफ से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं। इस सिलसिले में न सिर्फ इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए 2 अरकान की तरफ से, बार काउंसिल्स की तरफ से, बल्कि अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करते हुए अदलिया को निशाने पर रखा और उन्होंने भी बहुत तनकीद की और खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अभी बड़ी अजीब सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे मुल्क में पैदा हो गई है, क्योंकि अगर देखा जाए आइडियली तो रियासत की मुख्तलिफ इकाइयाँ और रियासत के जो मुख्तलिफ सतून हैं वो हम आहंग होने चाहिए। अगर किसी एक सतून को या किसी एक डिपार्टमेंट को मुश्किल पेश आती है तो वो दूसरे के ऊपर रिलाय करता है और उसकी उलझन दूसरा जो इदारा है वो सुलझा देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीब सूरत हाल है जब सियासतदान तो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, शदीद गुस्से का इजहार करते हैं, एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन सियासतदान इदारों के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये जो अजीब तनाव और कशीदगी की सूरत हाल है इसके लिए किसकी तरफ देखा जाए। क्योंकि अगर सियासतदानों के पास हल नहीं तो इदारे उसका सलूशन, इदारों के पास हल नहीं तो सियासतदान कोई राह निकालते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि इस तनाव की सूरत हाल, इस कशीदा सूरत हाल में क्या राह निकलें, कौन इसका हल निकाले, यही अपना आज का सवाल अपने तजियाकारों के लिए हमने फ्रेम किया है। और इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, आपकी सबसे पहले इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं ये जिस कैफियत में, जिस सूरत हाल में आज मुल्क खड़ा है और कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तरफ हमें लग रहा था कि शायद हम अदालत जाएं तो वहाँ से हमारे लिए कोई सलूशन निकल आए, लेकिन अब अदालत में अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, तो फिर क्या हल हो? अलीना, वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब हालात कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि ये अब ज़रा कहना ज़रूरी है कि एक लगता है कि एक ट्रेंड सा बनता चला जा रहा है, ख़ास तौर में सुप्रीम कोर्ट में, कि केस जो है अभी शुरू भी नहीं होता, अभी उसकी पहली समाअत भी नहीं होती, लेकिन वो पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि केस अभी पहली समाअत ही नहीं हुई, पहली हेयरिंग ही नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बेंच का ऐलान होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो जाता है। और कल भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर पूरी रात इस पे शोर मचता रहा कि बेंच में कौन है, बेंच में कौन नहीं है। अच्छा, ये जो केस है अब इसके साथ अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको कैसे हैंडल करते हैं हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इस केस के साथ अब 3 कंट्रोवर्सीज जो है वो जुड़ गई हैं। उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है, जैसे मैंने कहा, बेंच, जिसमें पूछा ये जा रहा है कि कौन से जजेस जो हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है इस बेंच में। और जैसे आपने भी बताया कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायजीसा इसमें नहीं है, जस्टिस तारिक मसूद इसमें नहीं है, जो सीनियर जजेस हैं, और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फायजीसा को इस बेंच पे होना चाहिए जो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी है जो जज बेंच पे हैं उनके बारे में, जो एक जज हैं जिनकी कुछ मुबैना ऑडियोज़ आई थी और उनके बारे में जो कानूनी माहिरीन है, वो कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि उनको अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए जब तक ये मामला सेटल नहीं होता या अगर कोई तहकीकात होती है। तीसरा जो इशू है जो मुझे बड़ा अजीब लगता है वो है कि किस तरह इस केस का सुओ मोटो लिया गया, जिसके बारे में आज कुछ अदालत में भी बात हुई और एक नोट भी आया एक जज की तरफ से कि एक केस चल रहा था सीसीपीओ के बारे में, सीसीपीओ के बारे, उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में, और उस दौरान अचानक से लगता है कि एकदम से बात होना शुरू हो गई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बारे में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया जाता है जिसका कोई केस के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। हमने इस पे पहले भी बात की है कि अक्सर लगता है कि केस कोई और होता है लेकिन अक्सर बात कहीं और चली जाती है, और उसी की वजह से दो जो जजेस हैं उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस को कि आप इसका सुओ मोटो लें। अब मसला ये है कि अब किया क्या जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी क्योंकि ये जो इस किस्म की बातें हैं, जैसे मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड बन गया है और इस किस्म के जो एतराज़ात हैं वो काफ़ी देर से उठाए जा रहे हैं बेंचेस पे। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे बहुत से कानूनी माहिरीन, जिसमें रीमा उमर भी हैं, वो भी बहुत दफ़ा इस पर लिख चुकी हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि किस तरह केसेस फिक्स होते हैं, किस तरह बेंचेस का फैसला किया जाता है।
ठीक है, लेकिन आप जो तजवीज़ दे रही हैं वो बहरहाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। इस वक्त सूरत हाल से निकलने की आपके पास कोई तजवीज़ है कि फ़ौरन क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म क्यों है, अभी भी अगर हमें एक्सप्लेनेशन कोई मिल जाए कि किस वजह से बेंच जो है वो किस तरह बना गया, या एक और सजेशन जो सामने आ रही है वो ये कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जिसमें किसी को एतराज़ात नहीं होगा, जिसमें सारे जजेस बैठेंगे और फिर बैठ के इस केस का फैसला करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी भी बैठ के सुप्रीम कोर्ट जो है शायद अगर ये जो जितने भी एतराज़ात हैं इन पर नज़र डाले और देखे कि जो जिस तरह का बेंच बना है उसके बारे में किस किस्म की बातें की जा रही हैं। ठीक है, बेंच के ऊपर नजरसानी कर ले या इंक्लूड कर ले उन जजेस को, लेकिन आप जनरली ओवरऑल इस्लाहात की बात कर रही थी ना, चले वो अपनी जगह ठीक, लेकिन मैं एक ओवरऑल मुल्क में जो कैफियत है उसके ऊपर आपके पास बाद में आऊँगी। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, कहाँ रुकेगा यह सिलसिला? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, मसला ये है जो जिसकी तरफ आप भी निशानदेही कर रही है, ये मामला खालिसतन सियासी मामला है। एक सियासी तनाव है जिसमें एक तरफ पीडीएम जमाते हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और जब एक खालिसतन सियासी मामला अदालत में जाएगा तो उसमें आप हमेशा ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। खास तौर पे उस वक्त जब हम देख रहे हैं आला अदालत में एक तकसीम है जजेस के दरमियान, और ये तकसीम सिर्फ किसी बेंच बनाने तक महदूद नहीं है, किसी केस की तशरीह करने, किसी आर्टिकल की तशरीह करने तक महदूद नहीं है, बल्कि जब जुडिशल अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया उस वक्त भी ये तकसीम बड़ी वाज़ेह थी। तो जब इतनी तकसीम हो, कोई सियासी केस आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी एक आम आदमी जो अपनी राय रखता है, सियासी राय रखता है, वो उस पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा और इससे यकीनन अदलिया जो है वो कंट्रोवर्शियल होगी। तो जो मुख्तसर जवाब है, जो एक आइडियलिस्टिक जवाब है आपके सवाल का, वो ये है कि ये सियासी मसाइल हैं, सियासी पार्टीज को बैठ के हल करने चाहिए ताकि मामला अदालत की तरफ जाए ना। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त दो सोल्यूशन नजर आते हैं, और ये मैं आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगी इसके होने के इम्कानात कितने हैं, तो मैं कहूंगा बहुत कम है। उसमें यह है कि आप देखें, प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात होने हैं, तो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानते हुए पीडीएम जमाते ये फैसला करें कि ठीक है, अगर 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं तो हम आम इंतखाबात भी इसके साथ करवा देते हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ इस बात को जाने कि इस वक्त मुल्क के जो मामलात हैं, हालात हैं, उसमें बार बार इलेक्शन नहीं हो सकता, तो जो और दूसरे इशूज भी जो हैं कि अगर 2 प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अब हो गए, बाद में जनरल इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर सेटअप को क्या होगा। तो इन हालात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ये माने कि ठीक है, कुछ महीनों का वक्त रह गया है, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे एग्री कर लेते हैं और पूरे मुल्क में उस वक्त इंतखाबात हो जाए, इंक्लूडिंग इन 2 असेंबलीज पर। तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है अगर साथ बैठ के बात की जाए। बट मुझे लगता है कि ये इस सिनेरियो में जहां पे दोनों ग्रुप्स जो हैं या दोनों ग्रुप्स जो हैं वो हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो नजर नहीं आ रहा। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ये सारी बातें बेंचेस वगैरह की ये बड़ी वैलिड है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, एक ऐसा बेंच हो जिसपे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और वो इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है कि अगर आप टॉप 9 जजेस जो हैं सीनियर मोस्ट, उनको आप लगा दें। क्योंकि देखें, इस वक्त मैटर क्या है सामने, तमाम जजेस या जुडिशरी इस बात पे तो मुत्तफिक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। कोई मेरे ख्याल से जो शख्स आइन को जानता है, कानून पढ़ता है, वो ये नहीं कहेगा कि इससे बरक्स कोई राय हो सकती है। तो तमाम का इस पर मुत्तफिक होंगे। और अब सोल्यूशन, फैसला सिर्फ ये करना है, कंसेंसस इस बात पर डेवलप करना है कि इसका ऐलान किसने कर रहा है। 2-3 ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना, या गवर्नर साहब को कहेंगे, या सदर पाकिस्तान की जो राय है वो ठीक है, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में अगर बेंच सही हो जाए, एक आइन को सामने रखते हुए आप इस पर एक कंसेंसस डेवलप करें, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होगा। तो जो लोग बेंच पे तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद में वजन है, क्योंकि एक जो ऑडियो का मामला सामने आया उसके बाद ऑब्वियसली सवाल खड़े हो गए, और अगर वही जज साहब बेंच में होंगे तो सवाल उठेंगे। आज जो है डायरेक्टली बेंच पे एतराज नहीं किया गया है। हाँ। इस बात को लेकर एतराज किया गया है कि सुमोटो कैसे बनता है। तो बिटवीन द लाइंस आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ। बेंच में रिजर्वेशन एक जज साहब ने अपने शो किए हैं। तो मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच हो, और बड़ा सिंपल है, आइन के मुताबिक इलेक्शन किसने कॉल करना है ये फैसला करना है। इस वक्त जो, अगर आप स्पेसिफिकली पूछे ना, इस वक्त मसला क्या है, इस वक्त जो ये सारा आप मैच देख रही हैं, जो सारी लड़ाई है, वो सिर्फ इस बात पर ये कि इलेक्शन असेंबलियों में हो या ना हो। एक गिरोह है वो करवाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप पूछें कि क्या मसला है इस वक्त सियासी, तो वो ये मसला है कि तहरीक इंसाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, पावर से निकलने के बाद, वो फोर्स करना चाहती है कि इलेक्शन हो मुल्क में, जिसके लिए उन्होंने दोनों असेंबलियां
असेंबलीज भी तोड़ी। एग्जैक्टली सवाल मिनुल्लाह साहब ने किया है, जस्टिस साहब ने, कि क्या वो तोड़ना ठीक था, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पे कि इलेक्शन जल्द ही हो जाएं, वो बार बार असेंबलियां तोड़ते रहें, अपनी मर्जी से असेंबलियां तोड़ते रहें, कभी जेल चले जाएं, तो क्या ये आईनी तरीका है या आईनी वजूहात इसमें, मतलब आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सवाल इस वक्त होना चाहिए, या इसका टाइम है जहां पर इतना बहरान क्रिएट हुआ है वहां पर चीजों को पीछे ले जाएं आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बात आपकी ठीक है। अगर आप पीछे जाते रहेंगे कि ये मसला कहां से पैदा हुआ, तो एक बात ये होगी कि आर्टिकल 63A की ये तशरीह ना होती तो ये मसला ना होता। फिर तहरीक इंसाफ लेकिन कहेगी अगर आप हमारी हुकूमत ना गिराते तो ये मसला ना होता। नून लीग कहेगी कि देखें अगर 2016-17 में आप हमारे खिलाफ साजिश ना करते तो ये ना होता। और इसमें सब बातों में वजन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो मामलात हैं हमारे सामने, जो स्पेसिफिक केस है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी जज साहब होंगे या किसी को इस बात पर एतराज होगा। मिसाल के तौर पे जिन जज साहबान की बात कर रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा या जस्टिस तारिक मसूद नहीं है इस बेंच पे, मिसाल के तौर पे उनको आप बेंच में डाल देते हैं, आपको लगता है कि क्या वो इससे बरक्स फैसला देंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। वो भी यही तरीकेकार ढूंढेंगे कि अगर करना है तो किसने करना है। अच्छा, ये जो इख्तलाफी नोट लिखा है मंदोखेल साहब ने, उन्होंने उसमें ये भी तहफ़्फ़ुज़ उठाया है। एक सेकंड मुझे ब्रेक का मौका दीजिएगा जी, ब्रेक का मौका दीजिएगा। आई थिंक वी शुड डिबेट ऑन दिस, और मज़हर साहब और न्याजी साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर ये भी बताती जाऊँ कि मंदोखेल साहब ने जो इख्तलाफी नोट दिया है उसमें उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी रिजर्वेशन उठाई है कि ये जो उसमें जो रेफरेंस के लिए दरख्वास्त दी गई, यानी ख़त दिया गया चीफ जस्टिस साहब को, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो सवालात उठाने के लिए सो मोटो कॉल किया, उसमें ये भी कहा गया है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो हतमी है। तो ये हतमी राय क्यों दी गई, इसके ऊपर भी सवाल उठाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मामलात का हल जानने की कोशिश करेंगे। जिस कशीदगी को हम देख रहे हैं, न सिर्फ सियासी माहौल में बल्कि अब तो इदारों के ऊपर भी तनकीद हो रही है, और इदारों के फैसले के ऊपर फैसला अभी आया नहीं है, समाअत अभी शुरू हुई नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं फॉर बेटर फॉर वर्स। तो इसका हल क्या हो, अपने तजियाकारों से हम रहनुमाई जानने की कोशिश करें। मैं साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही थी ब्रेक से पहले। बेनज़ीर मुख्तसर रखिएगा प्लीज़। अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है आप कह सकते हैं सियासतदानों को भी कुछ बेहतर फैसले करने चाहिए, मिल बैठ के कुछ फैसले करने चाहिए, लेकिन जो आर्टिकल 63A का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगी कि एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से अभी तक बात यहाँ तक पहुँची है वो फैसला है, जिसके बारे में उस वक्त जो अक्सरियत की राय थी कानूनी माहिरीन की, वो यही थी कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। बल्कि जो एक जज थे बेंच पे, उन्होंने ये लिखा कि दिस अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैसले पे इस पे बात जरूर होनी चाहिए, जिसकी जैसे आज कोर्ट में भी हुई कि ये असेंबलियां तहलील हुई कैसे। तो आपके ख्याल में ये जो राय दी शहजाद ने कि सियासी मामला है, सियासतदानों को इसमें मिलकर बैठना, ठीक है मिलकर तो बैठे, लेकिन सारा इल्जाम उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, राइट? बेनज़ीर, आप जो बात करी वो बिल्कुल वैलिड है। जब 63A की तशरीह हुई, हर जो ज़ी शऊर शख्स है या कानून पढ़ने वाला शख्स है, वो ये कह रहा था कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर लेट्स सपोज ये नहीं होता, तब भी तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली होती, या मिसाल के तौर पे आइंदा भी कभी ऐसा हो तो वो असेंबलियां तो तोड़ सकते थे। तो ये बात ठीक है कि उसकी तशरीह होनी चाहिए, लेकिन क्या एग्जैक्टली ये क्राइसिस उस वजह से पैदा हुआ है? आई थिंक इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें सियासी मामलात भी हैं और उस जो आप 63A की बात करिए वो भी है। ठीक है, कल को सिंध असेंबली जाके जो है वो तोड़ सकती है पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत वहां पे है, मौजूद है, तो ये उनका आईनी इख्तियार है आपके। हाँ, ठीक है, लेकिन असेंबली तो कोई भी हुकूमत तोड़ सकती है। ठीक है मज़हर साहब, देखिए इसका एक तो आसान हल होना यही चाहिए था कि फुल बेंच बनानी चाहिए थी। लार्जर बेंच के बजाय अगर आप फुल बेंच बनाते तो किसी तरफ से कोई सवाल नहीं आ सकता था, क्योंकि जाहिर है उसमें अब बदकिस्मती ही ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एक माहौल बन गया है कि जजेस अपने अपने पसंद अपनी अपनी, और ये माहौल इसलिए बना है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी अदलिया खुद है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जस्टिस कियानी बहुत कम पैदा हुए, जस्टिस दोराब पटेल बहुत कम पैदा हुए, जस्टिस मुनीर बहुत ज़्यादा पैदा हुए, और इसीलिए नज़रिया ज़रूरत आज तक ज़िंदा है, क्योंकि हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन जब भी माशाल्लाह लगता है कहीं ना कहीं कोई जस्टिस मुनीर आ जाता है, और यही हमारी बदकिस्मती रही है, और इसी वजह से अदलिया कंट्रोवर्शियल रही है। कुछ साल पहले एक प्रपोज़ल थी और इन राइटिंग थी, और मेरा ख़्याल है ये गई भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने आप को इसमें इन चीज़ों में सियासी मामलात में उलझाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए, और वो चाहे प्रोविंसेस में हो, मरकज़ में हो,
और इस तरीके से ये जो मामलात हैं ये वो डील करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ख़ासतौर पे 2007 के बाद इतने ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस को टेकअप करती है। अब ये सुओ मोटो जिस अंदाज में लिया गया था, वैसे तो सीधी सी बात ये कि गवर्नर पंजाब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब उन्हें इलेक्शन कॉल कर देने चाहिए थे, चलें उस पर एक डिबेट अपनी जगह है, तो ये इतनी बढ़ती चली गई कंट्रोवर्सी और इतनी पोलराइज इस वक्त सोसाइटी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि कोई भी किसी के हक़ में फ़ैसला आएगा तो वो खुश होगा, किसी के ख़िलाफ़ आएगा तो वो इस फैसले को कबूल नहीं करेगा। ये पहली और मुझे नहीं, बहुत रेयरली शायद हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस से कहा हो कि इसका सुओ मोटो लिया जाए। सुओ मोटो तो चीफ जस्टिस खुद लेते हैं। चीफ जस्टिस सुओ मोटो जो है खुद अपने दिलाई जा सकती है ना उनको, कि तवज्जो तो दिलाई जा सकती है कि चीफ जस्टिस साहब, हाँ, लेकिन वो अपने आप को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ जो जिस तरीके से सुओ मोटो की दरख्वास्त की गई एक हियरिंग के दौरान, वो बजाते खुद एक ऐसी बात थी। और फिर ज़ाहिर है सारे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस काबिले एहतराम उनका होना चाहिए। और मैं आई डोंट एग्री जिस तरह मरियम नवाज़ आज चीखी हैं कि इस तरीके से आप, चूँकि कल जब आपकी अगर हुकूमत आती है तो अगेन अगर हम आला अदलिया को ही इतना डिवाइड कर देंगे, आला अदलिया ही इतनी डिवीज़न और इतनी पोलराइज नज़र आएगी, तो आप इंसाफ के उसूल जो है उसके इंसाफ के जो तकाजे हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेंगे और यही सूरत हाल बड़ी। तो मेरे ख्याल में इसका बेहतर हल ये होता कि ये फुल बेंच तमाम जजेस इसका हिस्सा होते इस बेंच का, तो किसी को मेरा ख्याल है अभी भी यू थिंक इट्स नॉट टू लेट, अभी भी दरखास्त उन्होंने की है तो इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, मैं कह नहीं सकता, जाहिर है अगर अभी भी ये दरखास्त एक्सेप्ट हो जाए और फुल बेंच बना दी जाए तो ये सारे इतराज़ात खत्म हो जाएंगे। न्याय साहब, बुनियादी मसला यही है, हम देखते हैं एक सियासी जमात है या इवन सारी सियासी जमातें एट वन पॉइंट और द अदर यही करती हैं, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर उनकी फेवर में हुआ, कभी उनकी फेवर में नहीं हुआ तो उससे पीछे हट गए, फिर एंटी जुडिशरी अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हुए। ये भी बड़ा एक रुझान बन गया है कि एक तासुर क्रिएट कर दिया जाता है कि जी फलाने की तरफ से फैसला आएगा तो हम उसको मानेंगे नहीं उससे पहले ही। अब इसमें क्या आपके ख्याल में ऐसा तरीका हो इससे बाहर निकलने का? इट्स टू लेट, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है और एक एतमाद का फुकदान बाकी जगह तो था ही था। आज 9 जजेस बैठे हैं तो 3 जजेस ने, जिसमें जमाल बंदूखैल साहब और उन्हें 1 पॉइंट उठाया और 1 पॉइंट उठाया अतर मिनल्ला साहब ने और मंसूर अली शाह साहब। अब अजीब व गरीब सूरत हाल का उतारा है। मैं तो एक अरसे से लिख रहा हूँ कॉलम में, कुछ गुंजाइश अब ज्यादा बन गई है, इसके भी अब शुक्रगुजार हैं। इमरान खान साहब ये अगर मुंह ना खोलते साल 1.5 साल में और ये सारी जुबान सबको ना दे दी तो हम ये बातें उस वक्त इस तरीके से खुलकर नहीं डिस्कस कर सकते थे। उन्होंने कम अज कम ये ओपनिंग सबको दे दी है और एक सुराख बना दिया जिसमें से हम भी गुजरने के काबिल हो गए। और सिंपल बात यह है कि जी मैं समझता हूँ कि एक अरसे में समझता था कि जो कुछ आज है ये 7-8 साल की कमाई के नतीजे में अब वो जो फल है जहरीला है, जैसा पकी है। ये वो दरख्त जो है जिसको बीजा गया था 7-8 साल 9 साल आबजारी की गई, वो तनावर दरख्त बन चुका है। ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि मैं इस पे पिछली दफा भी जो है एक कॉलम लिखा तो यही लिखा कि पाकिस्तान रियासत जो है वो बंद गली में आ चुकी है। तो मुझे एक फेडरल मिनिस्टर जो बहुत बड़े सीनियर सियासतदान है, उन्होंने मुझे मेरे फोन के ऊपर मुझे टेक्स्ट किया और मुझे कहा हजूर बंद गली में नहीं खाई में है। जब एक फेडरल मिनिस्टर जो कि सीनियर पॉलिटिशियन भी है और साइजेबल आदमी है, जब वो ये कहते हैं और जो राइट एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स है कि पाकिस्तान खाई में है, तो ये नहीं है कि मुझे खुशी है कि मुझे कोई नोट्स किया गया, मैं मजीद दहल गया। मैं ये समझता हूँ कि क्या अजीबोगरीब सूरत हाल है। पिछली दफा मैंने यही अपना मेरा टॉपिक था कि यार क्या सूरत हाल है कि आप इन लेटेंट स्पिरिट आइन पे अमल दरामद चाहते हैं। आइन कहता है कि ये इलेक्शन फर्ज के यही इलेक्शन का ले लें जो आज हमारा टॉपिक है कि 90 दिन में होने चाहिए। अब कराते हैं तो उसके बाद क्या गारंटी है कि जो है
पाकिस्तान जो है वो सहार पाएगा ये इलेक्शन। मदर साहब ने हल्का सा इशारा किया है कि अब तो किसी चीज पे एतबार नहीं रहा। जो बंदा लूजर है उसके पास सारे वसाइल आ जाएंगे, वो इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को भी ज़दोकोब करेगा। और उस वक्त आज इमरान खान कर रहे हैं, कल ये नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, कल फिर ये नवाज शरीफ साहब दोबारा कर लेंगे, उनको रिफतें मिलेंगी, पिजराई मिलेगी। अब ये मुझे बताएं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो थी ये पहली दफा, ये बाकी ठीक है कि मदर साहब कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि मुनीर जो थे जस्टिस मलिक मुनीर, वो जो एक बार लगा गए थे वो उससे ऊपर ही कोई गया, उससे नीचे कोई नहीं आया। और बेशुमार हमने किए हैं। भगवान दास का नाम भूल गए, 2-3 और नाम भी हैं जो वाकईतन ऐसे हैं। हमारी जस्टिस कार्नेलियस है, बदकिस्मती से गैर मुस्लिम ज्यादा है, 2-3-4 मुसलमान भी मिल जाएंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम भी मौजूद हैं इतनी बड़ी जुडिशरी में। अब क्राइसिस ये है कि अब ये सारी जो चीज है कि आप एक आइन से मावरा करते हैं तो बड़े गड्ढे में गिरते हैं, आइन पे अमल करते हैं तो एक ऐसी स्टेलमेट है कि समझ नहीं आती। अब ये पहली दफा हुआ है कि बेंच के अंदर जो है डिसकॉन्टेंट जो पब्लिक का सब बना दी गई है, फैसले में नहीं आई। आज बेंच बैठे तो ऐसे था कि जैसे कोई इंतजार कर रहे हो जमाल खान मंदूखैल, और उन्होंने फरमाया हो कि जनाब वो फौरन ही कहा कि जी आप ये देखें कि किस तरीके से ये जो शो मोटा, उसमें एक बात और भी बड़ी अहम की, उन्होंने इस बेंच पे इतराज किया है उन्हें 2 बंदों पे। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले तो एक कहा कि इन्होंने शो मोटो किस तरह लिया है जी, और दूसरा ये बनता नहीं है। दूसरों ने कहा कि फिर वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं जबकि अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। यही बात फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के बारे में दोहराई कि आपको ओपिनियन भी आ गया है, तो आपने जब ओपिनियन दे दिया है तो आप कैसे 3 बंदे बैठ सकते हैं। फिर अतम नल्ला साहब ने एक और एंगल लिया जो बड़ा पर्टिनेंट है। उन्होंने कहा जनाब ये जो इलेक्शन है ये किन हालात में है, कुर्सिव तरीके से दबाव के तहत परवेज लाई ने किया, और अगर दबाव के तहत ये तो इसका भी जायजा लेना होगा। मसूल शाह साहब ने इसी को एंडोर्स किया। लेकिन न्यायी साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा सर, आप जब कहते हैं आइन के ताबे होके करवाते हैं तब मसला है, आइन से मावरा होके करवाते हैं तो मसला है, आप ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर राय यही होती है कि ठीक है जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए, आइन से रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि हालात वाक़यात को देखते हुए हमें इस चीज़ को भी या सियासतदानों को इस चीज़ को भी रिविजिट करने की ज़रूरत है कि क्या कोई और नज़रिया ज़रूरत हो, और क्या इस वक्त मुल्क के हालात हो सकते हैं मुतहम्मिल इलेक्शंस के, क्या वो 90 दिन वाली शिक को भी रिवाइज किया जाए सियासतदानों की तरफ से, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं और वो अपने तौर पे मेरा ख्याल है उनके जवाब देने की बजाय मैं उनको कहूँगी यही कोई वैलिड समझे तो यही कंफ्यूजन है। आपने आइन शिकनी का कहा है जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा ग्राउंड जुर्म हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा मावरा आइन को काम करे, छोटा सा करे। हालांकि हम पिछले 7-8 साल से बेईमाना तरीके से वायलेट होते देखते रहे हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं थी बल्कि ये उसके मददगार बने हुए थे। मैं एक बात भी सुन ले, ये बात आखिरी फिक्र है, इसमें सब कुछ है। मैं बड़े दिनों से एक खदशा जाहिर कर रहा था मलफूफ अंदाज में कि इस वक्त रियासत के खिलाफ खड़ी हो गई है। मतलब है कि आईनी इदारे हमारे पास 4 हैं, मुकर्रर है जो पार्लियामेंट, एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, और नैब है। इनको आईन ने अपने तौर पे 4 आजाद एंटिटी बनाया है। अब अगर ये चारों जो है इनमें से डरे उस वक्त से एक इदारा क्या हम नहीं मानते उसको, बल्कि एग्जेक्टिव क्या देती है जो अपने तौर पे बहुत बड़ी चीज है, जो कि इतनी आजादी नहीं दी आईन ने उसको, उसे बहुत पाबंदियां झगड़ा हुए। ये मामूली चीज नहीं है। जब रियासतों के नाकाम होने की खुदा न खास्ता को दास्तान लिखी जाती है तो सबसे पहले यही होता है कि जी फिर इससे आगे भी तो बढ़ने ना, मैं इसीलिए आपकी इस चीज के ऊपर राय, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, इसी से मैंने सवाल शुरू किया और अब इब्तदाई में भी यही कहा, लेकिन अब इससे आगे तो बढ़ना है। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहजाद यही, और जो मैंने अभी न्याजी साहब से सवाल किया, फिर मुझे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे क्योंकि एक राय सामने आ रही है। देखें हम ये नहीं कर सकते कि देखिए 2 चीजें ना, या तो सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे या सियासी सूरत हाल को देखते हुए फैसला करे। अब आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब ने गैर आइनी फैसला किया था और वो मामला 5 मेंबर बेंच के सामने गया था, तो उस वक्त आपको याद है कि किस किस्म की बातें हो रही थी कि शायद कोई वे आउट निकाला जाएगा, कोई नजरिया जरूर निकाला जाएगा कि ठीक है कासिम सूरी की रूलिंग को जो है वो कलअदम करार दे देते हैं,
लेकिन अर्ली इलेक्शंस की तरफ मामले को लेके जाते हैं। तो उस वक्त भी यही सवाल पैदा हो रहा था कि कानूनी तौर पे आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक सियासी फैसला कर लें। ये फैसला तो सियासतदान करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कलअदम भी करे और फिर साथ में जो है वो ये भी कहे कि सियासी मंजरनामे को देखते हुए फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दिए जाएं। तब भी ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। अब ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है, हो सकता है कि सियासी मामला हल ना हो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने से, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो इस चीज को मैनेज करे कि सियासी सूरत हाल कहां पे जाएगी, फिर क्या होगा, फिर किसी ने असेंबली तोड़ दी। उनके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब क्योंकि सियासी डोमेन से गेम निकलकर अदालत में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक ही फैसला करना पड़ सकता है, वरना तो फिर इस तरह की सिचुएशंस आती रहेंगी तो आप सियासी सूरत हाल को देखते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है सियासी सूरत हाल को देखना। मैं अलीना एक बात, मैं कुछ चीज तो मजीद उलझाना नहीं चाहता हूं कि ये जो उलझी गुत्थी है ये बहुत ही मेहनत से हमने उलझाई हुई है, लेकिन मैं हकीकत ये बता दूं कि ये आईनी मसला नहीं है। इसको ऐसे ले जैसे रिकॉर्डिक या रेंटल पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सियासत के कुछ डायनेमिक्स होते हैं जो कि बिल्कुल टेक्निकली आइन से बाहर है। इस वक्त आपका क्राइसिस ये नहीं है कि मनोन आइन को नाफिज करें। मैं उस सारी स्पिरिट को जानता हूं, अप्रिशिएट करता हूं शहजाद साहब की राय को, मदर साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। मैं कोई बात और कर, मैं कह रहा हूं हजूर आप इस वक्त एक ऐसे कुंजलक मसले में फंसे हुए हैं जिसकी ये पूरी कौम अपने आप को नहीं, कौम से मुराद है जो बड़े सारे अपने आप को जोड़ते नहीं है। अब आपके पास ये सूरत हाल है कि देखें, मुझे बताइए ना, आप देखें अगर फर्ज के सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझनी होती कि उन्हें सुलझानी है तो उसकी ऐसे वक्त में जबकि एक जज हाईली कंट्रोवर्शियल हो गया, जो आपने भी निशानदेही की है, मदर साहब ने भी की है, और एक दूसरे जज के ऊपर जो दूसरे इतराज़ात किए हुए हैं उसकी पूरी ट्रेल रिकॉर्ड है मॉनिटरिंग जज से लेके आज तक। इन जजों का मौजूद होना, फिर काजी फायजीसा नंबर 2 है, सरदार तारिक मसूद नंबर 3 है। मत भूलें कि वो कुछ चौथे या 5वें नंबर के जज नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी इतनी बड़ी आईनी पटिशन के ऊपर अगर ये सारे हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि खिलाफ फैसला आता, मैं बची फिर भी करता, लेकिन मेरे पास चॉइस स्पेस ना होती। मुझे जो ये चॉइस मिल गई है कि इसको उसके बाद गुंजाइश ही ना रहती। लेकिन मसला यहाँ पर ये भी है ना, बेनज़ीर को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी मैं। न्याई साहब एक सेकंड में, बस टाइम बड़ा कम रह गया, मैं बाकी सबको भी शामिल जी शहजाद मुख्तसर सवाल कर दूं न्याजी साहब, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर इसमें नकवी साहब नहीं होते और इसमें फाइज ईसा साहब और तारिक साहब होते, जस्टिस साहब होते, तो क्या फिर वो सियासी बुनियादों पर फैसला करते, वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं करते ना? मैंने एक और मैंने उसी में कही, आपने बात सुन, मैंने कहा फिर बची कम होती। वो कह रहे हैं कि तनकीद करने की गुंजाइश ना बचती, वो कह रहे हैं कि तनकीद करने की या उसमें से मीम मेख निकालने की गुंजाइश ना रहती, कम हो जाती है। वो ये कहना चाह रहे हैं। ये तो अभी आई थिंक हमारे सारे पैनलिस्ट ने यही कमोबेश अग्री किया है। आई थिंक नहीं सब जो आप पॉइंट ये वाला कह रहे हैं वो तो सबने अग्री किया है, लेकिन मसला यहाँ पर बेनज़ीर ये भी बनता है कि ठीक है हम बेशक इसके ऊपर भी कर लें कि उसमें मीम कम निकाले जाते, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है, और हमने देखा है, रिवायत रही है कि सियासी जमातें अगर उनकी मर्जी का फैसला ना हो तो फिर चाहे कोई भी फैसला दे रहा हो उसके ऊपर तनकीद करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मसला है बुनियादी तौर पर कि अगर इलेक्शंस अभी नहीं करवाना चाहती है एक जमात या इशारे दे रही है, ऐसे राना साहब ने तो खुल के कह दिया कि जी 2 सूबों में अगर हुकूमत होगी तो फिर उस वक्त विफाक के जो इलेक्शंस है वो जानिबदार हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में जब अपनी मर्जी का फैसला ही चाह रहे हो तो हम अदालत की तरफ भी देख रहे हैं, तो इज इट फेयर? देखिए अलीना, अदालत के पास, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से अदालत के पास ऑप्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो ना लेना चाहे सो मोटो तो वो ज़रूरत तो नहीं थी कि इस केस में लेने की। ये केस पहले ही वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में सुना जा रहा था और पेशावर हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, और अगर इस किस्म के सियासी मामलात आते हैं जो पता है कि वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बनेंगे, तो जैसे हमने देखा कि जब जस्टिस अतर मिनेला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनके सामने जब इस किस्म के केसेस आते थे तो वो वापस भेज देते थे और वो कहते थे आप इसको पार्लियामेंट में हल करें, आप इसको इधर क्यों ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही वैसे क्लियर कट केस है कि 90 दिन में, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, 90 दिन में बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, और हुकूमत का ये बयानिया जो है और ये जो बात है कि हम 90 दिन में नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, ये तो ऐसी है जैसे कहना कि हमारे पास जमहूरियत के लिए टाइम नहीं है या जमहूरियत के लिए पैसे नहीं है। तो ये मामला वैसे तो बड़ा सिंपली हल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है तो यहाँ पे सवालात पर सुप्रीम कोर्ट
पे भी उठेंगे कि किस किस्म की बेंच बनाई जा रही है, किस किस्म का फैसला आएगा, कैसे फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। डिस्कशन जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़ीद साहब, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगी, जब हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाह रहे हों, क्योंकि आज मुझे एक राय ये भी सुनने को मिली कि और इससे पहले भी हम कई दफ़ा सुन चुके हैं कि अगर सूबाई इलेक्शंस हो जाते हैं अपने वक्त पर, तो फिर जब वफाकी इलेक्शंस होंगे कुछ महीनों बाद, कोई और वहाँ पर हुकूमतें होंगी, गैर जानिबदार नहीं रहेंगे इलेक्शंस। फिर इसी तरह से अभी वफाक में हुकूमत है, सूबों के इलेक्शंस कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए हमारी जो आला अदलिया है उसका ये तासुर बनता जा रहा है कि वो ट्रायल कोर्ट बन गई है, जबकि वो अपीलिंग कोर्ट होती है, वो फाइनल अपील उनके पास चीज़ें आती हैं। अब यहाँ इशू यही हो गए हैं, और हाई कोर्ट भी हमने देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ, यानी सेशन कोर्ट में नहीं हुआ। तो अब आपने तय ये करना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक हाइप बन गई है सुप्रीम कोर्ट की। आप देखें कि आपके यहाँ अगर आप एनालिसिस करें तो आपके यहाँ टेलीविज़न कवरेज सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है, ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स, एक तासुर बन जाता है लोगों के दरमियान कि यार ये फैसला आने वाला है, जबकि फैसला बाज़ उससे बिल्कुल पलट आता है। पहले ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, इस तरह कवरेज नहीं होती थी। अब जजेस, और मैंने पर्सनली देखा है माजी में कि जजेस इंतज़ार करते थे कि फ़लाँ टीवी चैनल आया नहीं आया। जब ये अप्रोच हो जाए, जब ये माइंडसेट बन जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा बनती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से मुतनाज़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग से मुतनाज़ा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत संजीदा सवाल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है जब से ये बनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल है आला अदलिया को, क्योंकि सारे देखिए इंसाफ का फाइनल फैसला उन्होंने करना होता है, उनकी तरफ सबकी नजरें होती है। अगर ये डिवाइड हो जाए तो फिर कुछ नहीं रहता सोसाइटी में। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि हमने देखा कि फैसला हुआ, जो अदलिया अपने मुताबिक सही समझती थी वो फैसला हुआ, लेकिन उन फैसलों के ऊपर फिर जलसों में जाकर तनकीद की जाती है, उसके ऊपर एक नैरेटिव बना लिया जाता है, उसको इतना शदीद, बेशक वो सही हो या गलत हो, उसके ऊपर तनकीद की जाती है। अब अगर इस तरह का माहौल बनेगा, नहीं अलीना, बेशक आप बेहतरीन बेंच भी बना ले, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बेंच भी बना ले, फैसला आपके हक में नहीं आया इसलिए सियासी जमातें तनकीद करने शुरू कर दी, फिर इसका हल क्या हो? अलीना, फैसले खुद बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जजेस ने बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, उनके फैसलों ने बोलना नहीं शुरू किया। जजेस के फैसले जो है वो तारीख में जाते हैं। अगर जजेस अच्छे फैसले देंगे तो कम वॉट कोई क्रिटिसिज्म हो, वो अपने फैसले पे स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर हमें आगे जाके ये पता चलता है कि फुला जजेस यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया, फुला चीफ जस्टिस यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया, और जिस तरह के फैसलों में हमारे यहाँ रिमार्क्स आने शुरू हो गए, ये नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे होती हैं, हमें इस चीज़ की तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामले को रिविजिट करेगी। किस तरह सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए, ताकि उसका विकार जो है वो बुलंद हो। ठीक है, ठीक है सर, इस सवाल पे तो आ गया, लेकिन एक चीज़, एक अहम मामला जिसके ऊपर ज़रा टच करते जाएं प्रोग्राम के आखिर में, जेल भरो तहरीक, आज इसका दूसरा दिन था, पेशावर में आज गिरफ्तारियां हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल जो लाहौर में ऑल्दो के 500 से 700 गिरफ्तारियों का कहा गया था, न्यायी साहब अभी से हंस रहे हैं, 500 से 700 गिरफ्तारियों का दावा किया था फवाद चौधरी साहब ने, उससे बहुत कम हुई, 100 गिरफ्तारियां भी नहीं हो पाई, और जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानतों के लिए अब रुजू किया जा रहा है। बेनज़ीर शाह साहिबा, ये वजह क्या समझती हैं आप? जेल भरो तहरीक में तो जेलों में रहना होता और ज़रा माहौल क्रिएट करना होता, ये ज़मानतें क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अलीना, जब ये ऐलान भी हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि कोई प्लान नहीं है, एक कंफ्यूजन है कि करना क्या है, इसका मकसद क्या है, ये भी हमें नहीं पता। क्योंकि कभी कहा जाता है महंगाई की वजह से हो रही थी, ये तहरीक शुरू की है, कभी कहा जाता है इलेक्शन की वजह से, तो एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आज अगर आपने BBC उर्दू में एक आर्टिकल पढ़ा हो जो उन्होंने बताया कि कल सारा दिन हुआ क्या, वो ऐसा लग रहा था कि एक पिकनिक हो रही है। वैसे तो लाहौर का कल बहुत अच्छा मौसम था और पिकनिक होनी भी चाहिए थी, लेकिन वो कारकुनान जो थे वो जाके पुलिस से कहते थे कि हमें प्लीज़ गिरफ्तार करें ना, फिर वो पुलिस जो थी आके से हंसती थी। तो कुछ इसके आज भी पुलिस वाले ऐलान कर रहे थे, उन्होंने कहा ये वैन है आपके लिए, और फिर हमने ऐसे शॉट्स भी देखे कि वैन के साथ सेल्फियां लेते थे और फिर गायब हो जाते थे। शहजाद, एक और चीज
हाँ। एक और प्रॉब्लम इस तहरीक में, एक छोटी सी एक और प्रॉब्लम इस तहरीक में ये भी है कि देखिए एक चीज बहुत वाज़ेह है तहरीक इंसाफ में कि इमरान खान साहब के अलावा कोई और लीडर ऐसा है नहीं जो लोगों को निकाल सके। और अगर इमरान खान साहब ये मूवमेंट नहीं चलाएंगे, जैसे हमने देखा लॉन्ग मार्च में जब वो हमला हुआ और वो नहीं आ सके तो खाली कुर्सियां होती थी, तो जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ तहरीक। शहजाद साहब क्यों जमानतें करवा रहे हैं? जेल भरनी थी, जेलें खाली करवा रहे हैं, उनके लिए वो जमानतें करवा रहे हैं। शहजाद अलीना, एक तो कल भी मैंने आपसे कहा था ये एक सिंबॉलिक चीज है, इसमें इससे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये जो जेल भरो तहरीक है या जो आपका सवाल है उसको शाह महमूद कुरैशी साहब ने चंद सेकंड में समअप कर दिया था। उन्होंने प्रिजन वैन से कहा कि मुझे लगा कि ये सीसीपीओ ऑफिस लेके जाएंगे मुझे, लेकिन सीसीपीओ ऑफिस पीछे निकल गया है, अब मुझे पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। मतलब जेल भरो तहरीक थी, सीसीपीओ ऑफिस भरो तहरीक तो नहीं थी। जब जेल भरो तहरीक है, प्रिजन वैन में आप आके बैठे हुए हैं, तो या लांडी जेल लेके जाएंगे या राजनपुर लेके जाएंगे। नियाज़ी साहब, आपके कजन ने आपसे पूछा नहीं था जेल भरो तहरीक में होता क्या है? सर आप ये पूछे मुझे इसलिए, नियाज़ी साहब आपके कजन ने आपसे मुशावरत नहीं की। जो आपने भी कहा कि पुलिस वाले भी हंस रहे थे, तो जाहिर है मैं भी इसलिए हंस रहा था कि मुझे कल वाले सीन याद आ रहे थे आज वाले। पहले तो शामिल कुरैशी साहब को जिक्र कर ही दिया शहजाद ने, तो मुझे उसमें आमिर मीर साहब का आमिर मीर साहब का जो एक आया जियो पे इंटरव्यू आया, इसी जियो पे थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो समझ रहे थे कि सीसीपी ऑफिस में बिठा के बिस्किट खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर रुखसत करेंगे। लेकिन सबसे जो फनीस्ट पार्ट है वो ये कि हमारी पुलिस इतनी फर्शनास है, मैं यकीन ना आज मैं पहली दफा इम्प्रेस हुआ कि इतनी फर्शनास पुलिस फिर हमारे प्रॉब्लम हर एक के घर गई है, अनाउंसमेंट की है कि प्लीज आ जाए, थाने में आ जाए, कहें तो हम आपको गाड़ी देते हैं, आपको ड्राइवर देते हैं, आपको आराम से। तो फिर कोई निकला आवाजों पे या नहीं निकला? मनवान यही है, और कोई नहीं निकला। वो काल बेचारे फंस गए थे। मैं तो दो चीजें सीरियस नोट, सर मुख्तसर पहली जेल भरो तहरीक जो है ना, ये मायूसी थी। 25 मई में एक ही उनका था जिसमें एग्रेशन था और जिसमें एक जान थी। फिर 26 नवंबर भी उसके रिएक्शन में, फ्रस्ट्रेशन में, असेंबली भी फ्रस्ट्रेशन में। सर अभी जरा मैं डे 2 को रिकैप करना चाह रही हूँ, डे 1 और डे 2 को जरा से पहले। ठीक है, इसके ऊपर हम कल मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे सर, आज हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया है। सर मैं जरा अभी रैप अप करना चाह रही हूँ, मैं डे 1 और डे 2 को जरा रिकैप करना चाह रही हूँ, हम नेक्स्ट इसमें शो में करेंगे। मज़हर साहब आप बताइएगा। सर देखिए, हमने तो तहरीक चलाई है ना, हमारी तहरीक में तो सीधी सी बात होती थी कि अगर जेल भरो तहरीक हमने शुरू की तो फिर जमानत नहीं करवानी। और 3 नवंबर 2007 को जब मुझे एक टेलीफोन आया कि ज़ीरो टॉलरेंस है आपके ऊपर और आप लोग अगर जुलूस निकाला तो फिर आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं, मैंने कहा अपने अपर जो भी ऊपर के लोग हैं, हायर अप्स हैं, उनको ये बता दीजिएगा कि अगर हम गिरफ्तार हुए तो हम ज़मानतें नहीं करवाते। और जब हमारे उस तहरीक में 200 लोग गिरफ्तार हुए तो किसी ने ज़मानत नहीं करवाई, उन्हें खुद छोड़ना पड़ा। तो तहरीकों में, जेल भरो तहरीक में ज़मानत नहीं करवाई जाती। अच्छा सर, वैसे एमपीओ के तहत तो मेरा ख्याल है वैसे हो भी नहीं सकती है ना, क्योंकि वो लोग नहीं तो ठीक है, लेकिन वो भले वो बंद रखें, लेकिन सिंबॉलिकली भी बेशक हो, आपको सब्सटेंस दिखाना पड़ता है, नहीं करवाई जाती। ठीक है, बस अभी दरमियानी बात किया आपने। खैर इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।